ओके। नमस्कार। लक्ष्य क्लासेस बालोतरा के यूट्यूब चैनल में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। मैं हूं आपका लक्ष्मण चौधरी और आप देख रहे हैं आपका ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन प्लेटफॉर्म लक्ष्य क्लासेस बालोतरा। ठीक है। और लास्ट क्लास के अंदर अपन ने आपके जो 8वां अध्याय है उसके अमेजन बेसिन की बातचीत की थी और आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपके गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की बात करेंगे। तो बेसिन थान समझ में आ गया होगी कि बेसिन की चीज हुए। तो बेसिन जकी चीज हुए बा हुए नदियों का समूह या फिर नदी के आसपास वाला क्षेत्र। ठीक है। तो ये चीज मैं मान लेता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है। अब गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी कई जगह है। पहली बात तो काल पे पड्डे कहीं आपके अमेजन नदी। तो अमेजन नदी जकी है वह है आपके दक्षिण अमेरिका में। तो मैं यहाँ पे आपके लिख सकता हूँ कि जो आपकी अमेजन नदी है, अमेजन नदी बेसिन वो कई जगह है। वो है आपके दक्षिणी अमेरिका में। लेकिन ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है ये है आपके भारत। और भारत की कौन सी दिशा? उत्तरी दिशा। ठीक है। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है। देखो 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 इधर देखो कि ये जो गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी है, कौन सी नदी? गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां मिलकर के भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है। तो ध्यान रखना, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी की जो सहायक नदियां हैं वो मिलकर के भारत के अंदर गंगा बेसिन का निर्माण करती है, जो चित्र 8.8 के अंदर अपन देखेंगे। यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, गंगा बेसिन 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री से 10 उत्तर में और 10 दक्षिण में कौन सा बेसिन था? अमेजन बेसिन था। और ध्यान रखना, क्या क्या ध्यान रखना? ध्यान ये रखना है कि ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसके अंदर अपन बात करेंगे 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में जो आपका पाया जाएगा वो कौन सा पाया जाएगा? गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन। तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों। और ये अक्षांश क्या होते हैं आप छठी क्लास में अच्छे से समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। आपका जो ग्लोब है उस ग्लोब के ऊपर पूर्व से पश्चिम खींची जाने वाली जो रेखा होती है उसको अक्षांश रेखा कहते हैं और ये एक प्रकार से काल्पनिक रेखा होती है। ठीक है। अब देखो, घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियां हैं। तो देखो, गंगा गंगा की सहायक नदियां कौन है? घाघरा, सोन नदी, चंबल नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, ये गंगा की सहायक नदियां हैं। एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां इसमें अपवाहित होती है। एटलस की सहायता से ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियों के नाम ढूंढे। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत एवं हिमालय के गिरिपाद तथा सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा आगे वाले पार्ट में। तो देखो, आ है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। कितना मस्त मौसम दिख रहा है ना। ये बढ़िया नाव घूम रही है यहाँ पे आप लोग बैठे हो। कल्पना करो आप लोग यहाँ पे बैठे मस्त आनंद ले रहे होंगे हैं। ये इधर मैं नाव चला रहा हूँ, ठीक है ना। घूम लिया? ओके, घूम लिया, कोई बात नहीं। अब इधर मैप के अंदर आ जाओ। ये रही आपकी गंगा नदी। ये यहाँ से गंगा नदी आपकी निकलती है और इस तरीके से होती हुई ये आपके यहाँ आके मिल जाती है। ये आपका भारत का मैप है और इस भारत के मैप के अंदर ये आपकी उत्तर की दिशा है। तो उत्तर दिशा से निकल करके ये आपकी जाती है कहाँ पे? ये जाती है आपके बंगाल की खाड़ी के अंदर। बंगाल की खाड़ी के अंदर जाके मिलती है और यहाँ पे ये आपके सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। अब ये यहाँ पे इसकी सहायक नदियां जो आकर के निर्माण कर रही है, ये जो सहायक नदियां आकर के मिल रही है, ये क्या बना रही है? ये आपकी बना रही है गंगा ब्रह्मपुत्र। ये रही ब्रह्मपुत्र नदी, ये इधर से गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का क्या बना रही है? बेसिन बना रही है। यानी यहां से लेकर यहां तक। समझ में आई मेरी बात? ओके। तो पकड़ लो अपना नाक। ठीक है। यहाँ देखो आगे,
इस बेसिन की मुख्य विशेषता है, देखो सुंदरबन का डेल्टा इस बेसिन की मुख्य विशेषता, ध्यान रखना सुंदरबन का डेल्टा कौन से बेसिन में बनता है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के बेसिन में बनता है। मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती है। अब चाप झील का मतलब क्या हुआ, 6 क्लास के अंदर आपने पढ़ा होगा चाप झील क्या होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, ये यहाँ से नदी निकली, इस तरीके से नदी बहती है और यहाँ पे नदी के जो अवसाद जमा हो जाते हैं और ये भाग क्या होता है एक समय में कट करके अलग हो जाता है और ये नदी यहाँ से बहने लगती है। तो यहाँ पे ये एक तरीके की झील का निर्माण कर लेती है, उसको बोलते हैं चाप झील। ठीक है, तो मैदानी क्षेत्र में ये अनेक चाप झील बना पाई जाती है। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर में बीच वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी तथा शीत ऋतु में ठंड पड़ती है। भारत का मानचित्र देखिए, उन राज्यों के नाम बताइए जहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र जैसे नदी स्थित है। तो देखो मैं मोटा मोटी आपको इसके अंदर बता देता हूँ साफ करके। देखो ये तो आपका राजस्थान है, राजस्थान के अंदर आपकी चंबल नदी है। ठीक है, ये आपका गुजरात है, लेकिन ये आपका मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में ये आपका छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के बाद में ये आपका क्या है, ये पश्चिम बंगाल है। ये आपका बिहार है। ठीक है, और उसके बाद में ये आपका यूपी है और ये आपका पंजाब है। ये आपका हरियाणा है। ठीक है, और इसके बाद में ये आपके ऊपर चला जाओगे तो यहाँ पे हो जाएगा उत्तराखंड, ये हो जाएगा उत्तरांचल, ये वाला इलाका। तो ये इन राज्यों के अंदर, और इधर आपके पूर्वी जो राज्य हैं इन राज्यों के अंदर जो है आपके मुख्यतः ये ब्रह्मपुत्र और गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान विस्तृत है या बेसिन विस्तृत है। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल हैं, अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है, अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है। अब जनसंख्या घनत्व के वे ध्यान है कि जनसंख्या घनत्व के वे, अब अर्थ ने देखो मैं थान बताऊं जनसंख्या घनत्व कहीं वे। देखो जनसंख्या घनत्व को शाब्दिक अर्थ है जहां लोग, जहां सीधा सीधा देखो सीधा बता देता हूं आपको, सीधा इसका मतलब होता है लोगों की संख्या। जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या है, लोगों की संख्या, सामान्य अर्थ लोगों की संख्या, यानी वहां पे लोग कितने रह रहे हैं। लेकिन अपने भूगोल की परिभाषा में देखें तो इसका मतलब होता है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, ठीक, को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। समझ में आया, जनसंख्या घनत्व कहते हैं यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। अब जैसे मान लो ये एक इलाका है, ठीक है ना, यहाँ पे ये वाला, अब ये प्रति वर्ग का किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर का मतलब ये हुआ इधर भी 1 किलोमीटर, इधर भी 1 किलोमीटर, इधर भी 1 किलोमीटर, इधर भी 1 किलोमीटर, इधर भी 1 किलोमीटर। अब इसके अंदर जो लोग रहेंगे उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे आपका जनसंख्या घनत्व। तो आपको समझ में आ गया जनसंख्या घनत्व, तो ये आप लिख के याद कर लेना। ठीक है, ओके। अधिक है, ठीक है, यहाँ की मिट्टी उपजाऊ। तो भाई देखो ये गंगा का ब्रह्मपुत्र वाला क्षेत्र है ना, इसमें सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है और यहाँ पे आपको पता उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो यहाँ पे इसलिए लोग सबसे ज्यादा रहते हैं क्योंकि यहाँ पे उपजाऊ भूमि है। वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है और जो मैदानी क्षेत्र में जो लोग रहते हैं इनका मुख्य व्यवसाय क्या है, इनका मुख्य व्यवसाय है कृषि। धान यहाँ की मुख्य फसल है। और तो ध्यान रखना जो आपका गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है इसके अंदर धान आपकी यहाँ की मुख्य फसल है और धान का जो मतलब होता है वो होता है चावल। ठीक है ना, धान का मतलब क्या होता है, धान का मतलब होता है चावल। ठीक है, चूंकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है और यह उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहां अधिक वर्षा होती है और यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें गेहूं, मक्का, ज्वार
चना एवं बाजरा है। गन्ना एवं जूट जैसी नकदी फसलें भी उगाई जाती है। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी आपको देखने को मिल सकते हैं। पश्चिमी बंगाल एवं असम के अंदर चाय के बागान देखने को मिलते हैं। बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क के एवं कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। मंद ढलान वाले पर्वत एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती हैं। देखो कहाँ पे आपके उगाए जाते हैं, तो देखो बिहार एवं असम के अंदर, बिहार और असम है, देखो बिहार एवं असम के अंदर कुछ भागों के अंदर सिल्क एवं कीड़ों की खेती की जाती है। ठीक है, सिल्क क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूँ। गूगल फॉर जिंदाबाद। सिल्क की खेती भाई साहब, ये इस तरीके से सिल्क की खेती होती है। मतलब ये लट्टों या करे इस तरीके के रेशम के कीड़े होते हैं, इनको बोलते हैं रेशम के कीड़े। ठीक है ना, इन कीड़ों को लगाया जाता है, फिर इन कीड़ों के माध्यम से वो आपकी बनती है रुई, बनती है रुई से फिर धागा बनता है, वो सारा सिस्टम। अब ये किस तरीके से होता होगा आप देख लेना भाई। ठीक है, ओके। और मंद ढाल वाले पर्वतों पर, पहाड़ियों पर वेदिकाओं की कृषि उगाई जाती है। वेदिका मतलब ऐसे पट्टियां बना करके। विभिन्न भू आकृतियों में अनुसार वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, साखू एवं पीपल के साथ उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी उगाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानों में घने बांस के घने जुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र मैग्रोव वन से घिरा हुआ था। ध्यान रखना, जो डेल्टाई क्षेत्र होता है वो मैग्रोव वनस्पति से घिरा हुआ होता है। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, चीड़ जो होता है एक प्रकार का वृक्ष होता है, जिसकी जो लकड़ी होती है, इसकी विशेषता क्या है, इसकी लकड़ी जो होती है वो बहुत ही मुलायम होती है, मुलायम होती है। देवदार के वृक्ष एवं फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां वो देख ले, तो क्या है भाई, इसके अंदर तो नहीं दे रखा है, यहाँ पे है। आओ कुछ करके सीखे। ब्रह्मपुत्र नदी को विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नामों से जाना जाता है। इन नदी के अन्य नामों का पता लगे तो देखना, मैं पता लगाऊंगा तो मैं भी आपको अन्य क्लास में बता दूंगा। अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। जनसंख्या घनत्व का अर्थ, एक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। उदाहरण उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 199 है, जबकि पश्चिम बंगाल का घनत्व 1029 है तथा बिहार का घनत्व 1102 है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का कितना है, 200। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है, राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है क्या। आई थिंक इतना ही होगा, मेरे को खास विशेष याद नहीं है, बट 400 व्यक्ति इतना ही है मेरे हिसाब से, या फिर 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ऐसा कुछ होगा शायद, देखना पड़ेगा मेरे को। ठीक है ना, मैं आपको देख के बताऊंगा, ये कोई फिक्स नहीं है। ठीक है ना, देख के बताना पड़ेगा। ओके। जूट, बांस एवं सिल्क से बने हस्तशिल्प एकत्रित करें, उन्हें अपनी कक्षा में सजाएं। देखो ये शुल्क आपको मिल नहीं सकते। धान की कृषि, देखो धान की जो कृषि, धान का मतलब क्या होता है, धान का मतलब होता है चावल। ठीक है, और एक ये जो कृषि होती है धान की कृषि, वो एक प्रकार से रोपण कृषि होती है। रोपण, रोपण यानी इसके अंदर जो पौधे होते हैं उनको रोपा जाता है। ये देखो ये महिलाएं रोपे जाती है, ये रोप रही नहीं, वो रोप रही है, ऐसे रोप रही है इनको पानी के अंदर। तो देखो ध्यान रखना, ये जो धान होता है, ये जो चावल होता है, इसके लिए पानी की जो आवश्यकता होती है वो अधिक होती है। देखो इसको जब बोते हैं तब भी पानी ज्यादा चाहिए, और इसको जब पकाते हैं तब भी पानी ज्यादा चाहिए। ठीक है, और असम में चाय के बागान, ये देखो आप जो चाय पीते हो ना सुबह सुबह, वो वाली चाय जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही पी थी, ये वाली चाय। और ये चाय की पत्तियां महिलाएं ऐसे इकट्ठी करती है टोकरी के अंदर, फिर अपने तक पहुंचती है। ठीक ना, तो सोच लेना कितनी मेहनत लगती है चाय के पीछे। हाँ, बैसिन में विविध प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। इसमें हाथी, बाघ, हिरण एवं बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीव हैं। एक सींग वाला गैंडा, ध्यान रखना, राजस्थान के अंदर नहीं पूरे भारत में एक सींग वाला गैंडा जो है वो आपके असम में पाया जाता है। और एक सींग वाला गैंडा कैसा होता है वो अपना आपके इसके अंदर बता देंगे। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर, मगर एवं घड़ियाल पाए जाते हैं। नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। रोहू, कतला एवं हिल्सा मछलियां की सबसे लोकप्रिय प्रजातियां हैं। और मछली एवं सावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है। ये लो भाई साहब, एक सींग वाला गेंडा, इस गेंडे के यहाँ पे सींग है। और ये एक सींग वाला गांडा कहाँ पाया जाता है, असम में पाया जाता है। असम के अंदर कौन सा बाघ, काजीरंगा अभ्यारण्य। ठीक है, और ये आपका मगरमच्छ है। और ये आपकी वेदिका कृषि है। वेदिका मतलब पहाड़ पे ऐसे ऐसे जो कृषि कार्य किया जाता है ना, इसको बोला जाए
वेदिका कृषि बोला जाता है। समझ में आया ना भिड़ू? ओके, डोंट वेरी भिड़ू। नेक्स्ट, पढ़ने से पहले वेदिका कृषि के बारे में देखें। वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलान पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है। ढलान को इसलिए हटाया जाता है कि जल का प्रवाह तीव्रता से ना हो। अगर जल का प्रवाह तीव्रता से हो जाता है तो क्या होता है, बर्फ वो पानी के बहाव के साथ में वो फसल भी है वो नष्ट हो जाती है। इसलिए ये वेदिका जो कृषि होती है वो होती है पहाड़ों पर। ध्यान रखना, वेदिका कृषि कहाँ होती है? पहाड़ों पर की जाती है। झील जीविका साधन एक केस अध्ययन, ठीक है, ये अध्ययन बाद में करेंगे, इससे पहले यहाँ पे देख लेते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है जिसे स्थानीय भाषा में सुसु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुसु। सुसु का मतलब होता है अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। सुसु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैस उपचारित औद्योगिक एवं शहरी गंदी इन प्रजातियों को शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रही है। देखो, अंधी डॉल्फिन गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में एक प्रकार की, अलवण का मतलब होता है बिल्कुल साफ, और ये जो सुसु है वो ऐसे ही जल में पाई जाती है जो बिल्कुल साफ जल हो। कैसा हो? साफ हो। तो ध्यान रखना, सुसु अलग है, एक सुसु अलग है ये, और यहाँ वाला जो सुसु है वो कौन सा सुसु है? वो है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन, जिसको अंधी डॉल्फिन भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना, आप जीके के अंदर प्रश्न पूछ सकते हैं कि सुसु क्या है, ठीक है ना? फिर यहाँ पे बच्चे हंसेंगे कि सुसु तो भाई साहब सुसु है। सुसु सुसु नहीं है, सुसु आपकी गंगा एवं ब्रह्मपुत्र बेसिन की नदी जो है, या फिर जो बेसिन है, इसके अंदर पाई जाने वाली प्रमुख मछली है जिसको अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। और इसकी विशेषता ये है कि वह उसी क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ का पानी बिल्कुल साफ सुथरा हो, ठीक है। अब झील का कोई केस देख लेते हैं। विनोद एक मछुआरा है। मछुआरे का मतलब क्या होता है भाई, बताओ? मछुआरा का मतलब क्या होता है? मछली पकड़ने वाला, मछली पकड़ने वाला, ठीक है, जो बिहार के मतवाली मोन गांव में रहता है। आज वह एक प्रसन्न व्यक्ति है। प्रसन्न का मतलब उसके बहुत सारे पास पैसे हैं, मस्त बढ़िया खुश है। मछलियों की विभिन्न प्रजातियों को पालने के लिए उसने अपने साथी मछुआरे रविंद्र किशोर राजीव तथा अन्य के साथ में मोन एवं चाप झील को साफ किया। और झील में उगने वाले स्थानीय खरपतवार वेलिनेरिया हाइड्रीला, ये भाई साहब जो झील होती है ना, उस झील के अंदर जो खरपतवार होता है उनके नाम है। मछलियों का भोजन बनते हैं। झील के पास आसपास की भूमि उपजाऊ है और वह इस जमीन पर धान, मक्का एवं दलहन जैसी फसलें बोता है। खेत की जुताई के लिए भैंसे का उपयोग किया जाता है और वहाँ के लोग बहुत संतुष्ट हैं। नदी में पकड़ने खाने व बेचने के लिए काफ़ी मछलियाँ हैं जिन्हें पकड़कर वे पास के शहरों में बेचते हैं एवं इन समुदाय की प्रकृति के साथ स्मरसता बनाकर रहता है। और जब तक पास के शहरों का प्रदूषण इस झील तक नहीं पहुंच पाता तब तक मत्स्य पालन को कोई खतरा नहीं है। देखो, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप मछली का पालन कर रहे हो लेकिन वो झील बहुत ही साफ सुथरी होनी चाहिए। अगर शहरों के गंदे नालों का पानी अगर उनके अंदर छोड़ दिया जाता है तो मछलियाँ हैं वो मर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ थी। उसके बाद में यहाँ पे आया है सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को, भारत में प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया। तो ध्यान रखना, स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ कब किया गया? 2 अक्टूबर 2014 को। और 2 अक्टूबर को कौन सी जयंती मनाती है, सॉरी कौन सी जयंती मनाई जाती है? कमेंट करके मेरे को जरूर बताना, ठीक है। ओके, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर एवं कस्बे स्थित हैं। इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। गंगा नदी के तट पर कौन से शहर स्थित है भाई? इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता जैसे जो है जिनकी संख्या 10 लाख से अधिक है और वो इस नदी के तट पर स्थित है। और इन शहरों तथा यहाँ के स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर नदी में प्रवाहित हो जाता है, जिससे नदी प्रदूषित होती है। बेसिन में यातायात का सुविकसित तंत्र उपस्थित है। आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित हैं। मैदानी इलाकों के लोग सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। नदी के तटीय क्षेत्रों में जल मार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित है। देखो, कोलकाता जो है वो आपका हुगली नदी के किनारे स्थित है। महत्वपूर्ण पतन है। पतन का मतलब है जो पानी के अंदर से जो सामान उतारे जाते हैं वो वाला है। मैदानी क्षेत्र में कई बड़े हवाई पतन भी स्थित है। गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया। तो ध्यान रखना, ये इधर दिख रहा है आपको, ये वाला
नमामि गंगे क्या है? नमामि गंगे गंगा नदी को संरक्षण के लिए या गंगा नदी को साफ करने के लिए एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसका नाम क्या है? नमामि गंगे। ठीक है, ओके। पर्यटन इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। पर्यटन का मतलब क्या होता है अभी बताओ? ए छोरो बताओ रे। पर्यटन का मतलब होता है घूमने का स्थान, जहाँ पे आप घूमने जाते हो उसको बोलते हैं पर्यटन स्थल। ठीक है, इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद, देखो आगरा के अंदर जो आपकी यमुना नदी है, इस यमुना नदी के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी का संगम, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा एवं ये जो काजीरंगा है ना, इसके अंदर एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है, एवं मानस वन्य प्राणी अभ्यवन तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजाति संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल है। तो ये प्रमुख आपके पर्यटन स्थल है। मानस वन्य प्राणी अभिवन में एक बाघ मजे से बैठा है, ज्यादा गबा गब नहीं करना। ये कह रहा है कि टाइम पे सारे सर जो पाठ पढ़ा रहे हैं उनको याद करते रहो, नहीं तो खा जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, अब आगे आपके अभ्यास प्रश्न। तो चलो अभ्यास प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उस महाद्वीप का नाम बताइए जिसके अंदर आपकी अमेजन बेसिन बहती है। तो बताओ रे, फटाफट बताओ कौन सा? दक्षिण अमेरिका। अमेजन बेसिन के लोग कौन सी फसल उगाते हैं? तो अमेजन बेसिन के अंदर मैंने वो कौन कौन सी बताई थी रे सुनो। वापस चलो, वापस चलो, वापस चलो, वापस चलो। ये रही, कौन सी है भाई? टिपियोका अनानास। टिपियोका है ना ये चीज, ये वाला प्रश्न। देखो कौन से फसल उगाते हैं, तो देखो टिपियोका उगाते हैं, अनानास उगाते हैं और शक्करकंद उगाते हैं। ठीक है ना, ये वाला। ओके, जल्दी चल, जल्दी चल। ओके 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 ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रश्न है, अमेजन के वर्षा वनों में कौन से पक्षी पाए जाते हैं? तो वो पक्षी कौन है? ऊपर एक इधर बताया था ना मैंने, पक्षी बोला वाला पक्षी। ठीक है ना, और उसके बाद में गंगा नदी के तट पर कौन से प्रमुख शहर स्थित है? तो ये अभी बताया था, इलाहाबाद है। आपके कौन कौन से स्थित है? ये वाले, ये रहा। ये रहा, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना। ये जो है वो आपकी गंगा नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद में गंगा नदी के तट पर प्रमुख शहर हो गए। और एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपका पाया जाता है काजीरंगा में। काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य, असम। कौन सा असम? असम। टुकुन क्या है? टुकुन ये पक्षी है भाई, जो आपके कहाँ पाया जाता है? अमेजन बेसिन के अंदर पाया जाता है। मैनियोक का, मैनियोक कहाँ का प्रमुख भोजन है? तो ये आपका है अमेजन नदी का। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? गुली नदी के किनारे स्थित है। देवदार एवं फर किस प्रकार के वृक्ष है? तो ये आपके बार देवदार और फर किस प्रकार के वृक्ष है? तो ये आपके पर्णपाती वृक्ष है। ठीक है ना। और बंगाल टाइगर कहाँ मिलता है? बंगाल टाइगर कहाँ मिलते हैं? तो बंगाल टाइगर आपके मिलते हैं अमेजन में नहीं मिलेगा, पर्वतों में नहीं मिलेगा, डेल्टाई क्षेत्र में मिलता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के अंदर आपकी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर के सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है, और वहीं पे ये आपका बंगाल टाइगर बना हुआ है। उसके बाद में देखो काजीरंगा। काजीरंगा कहाँ है? तो काजीरंगा को सीधा डालो असम में। ठीक है। और रेशम कीट, रेशम कीट क्या है? एक प्रकार का रेशम कीट पालन है। ठीक है ना। और सूती कपड़ा, सूती कपड़ा, मलोका। मलोका क्या भाई? मलोका, मलोका एक प्रकार से ढालू छत वाला घर है। ठीक है। पिरानिया, पिरानिया क्या भाई? पिरानिया सूती कपड़े, सूती कपड़े, असम, वेदिका कृषि, गंगा के मैदान, वाराणसी, मत्स्य पालन। देखो सूती कपड़ा कहाँ पे मिलेगा भाई? सूती कपड़ा इससे ही बनता है भाई साहब, रेशम के कीट पालन से ही मिलता है आपको। पीछे बचा पिरानिया। पिरानिया क्या चीज होती है भाई? पिरानिया अपन ने पढ़ा था क्या? ये गड़बड़ बता रहा भाई। पिरानिया कहाँ है? पिरानिया मेरे को जरूर बताना, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा पिरानिया। पिरानिया कहाँ पे है मेरे को जरूर बताता। ओके, उसके बाद में कारण बताइए, वर्षावन लुप्त क्यों हो रहे हैं भाई? वर्षावन लुप्त क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आबादी बढ़ रही है।
आबादी बढ़ने के कारण। ठीक है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में धान की कृषि होती है? बिल्कुल होती है। हाँ, होती है। और कारण क्या है? कारण ये है कि पानी की मात्रा अधिक, पानी की मात्रा अधिक। मानचित्र कौशल, आओ खेल खेलें, इनको छोड़ दो। और नेक्स्ट क्या है? क्रियाकलाप है, इसको भी छोड़ दो। और नेक्स्ट नेक्स्ट आपका कौन सा अध्याय है? रेगिस्तान में जीवन। बड़ा मजेदार है क्योंकि इसके अंदर तो हम निवास करते हैं। इसको पढ़ेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको भी कहें कि इसको सब्सक्राइब करें। और अपनी फैमिली जैसे जैसे बड़ी होगी तो जैसे जैसे आपकी सारी क्लासें इसके ऊपर ली जाएगी। ठीक है, ओके। मिलेंगे आपके इस नेक्स्ट अध्याय में, तब तक के लिए जय